नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं या फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन को कम कर सकते हैं और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कैसे हमारे एनवायरनमेंट या क्लाइमेट के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं ज़रा सा इस बारे में बता दूं कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ। देखो, जब बात आती है क्लाइमेट की या एटमॉस्फेयर की, एनवायरनमेंट की, तो इस बारे में डिस्कस हमारा मैं कहीं किसी के साथ मैं डिस्कस नहीं कर पाता। हमारे फ्रेंड सर्कल हो चाहे कोई भी ग्रुप हो जहाँ पे हम बातें करते हैं, तो वहाँ पे इस टॉपिक के बारे में तो बात चलती ही नहीं है। चाहे कोई और टॉपिक चल रहा हो, स्पोर्ट्स चल रहा हो, न्यूज़ चल रहा हो, ट्रेंड चल रहा हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें होती है, पर इस बारे में बात नहीं होती। हाँ, इतनी गर्मी पड़ रही है, जानलेवा गर्मी पड़ रही है, इस बारे में बात होती है, पर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए तो कोई डिस्कस करता ही नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बस यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को कम कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम करने से हमारे एनवायरनमेंट या हमारे क्लाइमेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि हमारा जो इतना टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो बस इस वीडियो में बने रहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में ऐसा कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या ऐसा कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है या सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो जाहिर सी बात है आप यही कहेंगे कि हमारे घर का एसी ही सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। हीटर हो सकता है, एसी हो सकता है, दोनों कूलिंग के ही चीज़ें हैं। और एक हो सकता है हमारा गीज़र। तीनों एक जैसे ही हैं। तो इसमें बात की जाए हीटर, गीज़र की, तो ये बहुत कम चलते हैं। गीज़र तो बहुत ही कम चलता है, दिन में एक बार चलता होगा, 1 घंटे के लिए मुश्किल से चलता होगा। एसी जो है हमारा गर्मियों में बहुत ज़्यादा चलता है, पूरा दिन चलता है, कई बार 10 घंटे कम से कम तो चलता ही चलता है एक दिन में। किस टेम्परेचर पे रखते हैं ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमें बिजली का बिल कम करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम करने के लिए एक सही टेम्परेचर पे एसी को रखना होगा। वो सही टेम्परेचर क्या है, वो बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए, हमारा जो सर्वाइवल यानी कि इंसान जब रहता है कहीं पे, एक कंफर्ट जोन होता है, मतलब थर्मल कंफर्ट जिसको हम बोलते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे इंसान को ना तो गर्मी लगती है और ना ही ठंडी, उसको हम थर्मल कंफर्ट जोन कहते हैं। तो हमारा थर्मल कंफर्ट जोन कितना होता है? जो पहाड़ी इलाका है, नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, कश्मीर हो गया, लद्दाख वगैरह हो गया, यहाँ की बात करें तो यहाँ का थर्मल कंफर्ट जोन जो है वहाँ पे वो 22 डिग्री 20 डिग्री के आसपास है। और जो ग्राउंड लेवल पे हम रहते हैं, जैसे चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात वगैरह हो गए, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, ये जो हमारा ग्राउंड लेवल का लगभग ग्राउंड लेवल के लोग रह गए, तो यहाँ का जो थर्मल कंफर्ट जोन होता है वो 26 27 28 डिग्री के आसपास रहता है। तो अगर आप अपने एसी को 26 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस पे सेट करते हैं, यानी कि आपने अपना डिज़ायर टेम्परेचर एसी में 26 डिग्री सेट किया है या 27 डिग्री सेट किया है, तो इससे क्या होगा, आपका पावर कंजप्शन कितना कम हो जाएगा, इसके बारे में समझते हैं। अगर आप 1 डिग्री का इंक्रीमेंट करते हैं ना अपने टेम्परेचर में एसी के, यानी कि अगर आप अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे अब चलाते हैं अपने एसी को, और अगर आप 1 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं यानी 21 सेट कर देते हैं, तो आपका जो एसी का पावर कंजप्शन है वो 6% कम हो जाएगा। ऐसे अगर आप 2 डिग्री और ऊपर ले जाते हैं यानी 20 की जगह 22 कर देते हैं, तो आपका पावर कंजप्शन 12% कम हो जाएगा। और ऐसे ही जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे अपने इस डिजायर टेम्परेचर को, आपका पावर कंजप्शन उसी हिसाब से कम होता चला जाएगा। तो हमारे अपने थर्मल कंफर्ट जोन के हिसाब से हमें 26 27 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप अपने एसी को रखते हैं, तो बहुत सही टेम्परेचर है, जिसमें आपको ना ही तो गर्मी लगेगी और ना ही ठंडी। अब कई लोगों को ये डाउट होता है कि छब टेम्परेचर जो हमारा एसी का होता है, कम रखने या ज़्यादा रखने पे कूलिंग इफेक्ट का फ़र्क पड़ता है, तो नहीं। देखिए, जो हम टेम्परेचर सेट करते हैं, चाहे वो आपने 16 किया हो या फिर आपने 30 किया हो, आपका जो एसी अगर नॉन इन्वर्टर एसी है तो वो सेम स्पीड पे चलेगा, मतलब या तो वो फुल पावर पे चलेगा या तो नहीं चलेगा।
और जो हमारा इन्वर्टर मॉडल होता है, आप जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे एसी की स्पीड कम होती जाएगी। तो अगर आपने 26-27 डिग्री सेल्सियस तक अपने टेम्परेचर को रख दिया है, मतलब सेट कर दिया है, तो आपका एसी थोड़ा स्लो डाउन होके चलेगा और वो पावर और कम कंज्यूम करेगा। तो 1 डिग्री का जो इंक्रीमेंट करते हैं आप टेम्परेचर में, वो आपका 6% का पावर सेविंग दे देता है। अगर आप 20-22 डिग्री पे चलाते हैं, इसको आप 26-27-28 पे चलाइए, मान लीजिए आप 5 डिग्री का इंक्रीमेंट कर लेते हैं अपने टेम्परेचर में, तो कम से कम 30% आपकी पावर सेविंग हो जाएगी एसी से ही। जो आपका एसी आपका पावर कंज्यूम कर रहा है वो कम से कम 30% कम पावर कंज्यूम करेगा। और अब बात करते हैं कि इसमें और भी कैसे आप अपना बेनिफिट्स ले सकते हैं। देखिए, जहाँ पे एसी लगा होगा वहाँ पे सीलिंग फैन भी होगा। देखिए, सीलिंग फैन बहुत अच्छा काम करेगा अगर आप दोनों का इस्तेमाल करें एक साथ। आप अपने एसी को जितना आपको टेम्परेचर डिज़ायर रखना है, मान लीजिए आपने 26 टेम्परेचर रखना है अपने एसी का, तो आप उसको 27 या 28 रखिए और फिर आप उस साथ में फ़ैन को चलाइए। देखिए, फ़ैन जब हमारा एयर सर्कुलेशन करता है ना, तो हमें सबको पता होगा कि फ़ैन हमारे रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं करता, बस वो हमें फ़ील करवा देता है। जब हमारे आसपास का एयर सर्कुलेशन होता है, तो हमारा जब इवेपोरेट होता है हमारा पसीना, इसको इवेपोरेटिंग कूलिंग कहते हैं, इवेपोरेशन कूलिंग कहते हैं। जब हमारा पसीना सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होती है और वो 2 से लेके 4 डिग्री तक कम ठंडक महसूस करवा देगा, मतलब 2-4 डिग्री का फ़र्क हमें महसूस करवा देगा अगर हमारा सीलिंग फैन साथ में चलता रहेगा। तो यानी आप अगर अपना 6-7 डिग्री का इंक्रीमेंट कर लेते हैं एसी के टेम्परेचर में और साथ में फ़ैन चलाते हैं, तो आपका बहुत अच्छा 30-40% इलेक्ट्रिसिटी आराम से बच जाएगा किसी एसी के यूज़ करने से ही। अब बात करते हैं कि एसी को यूज़ मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो। मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने का सिर्फ पावर कंजप्शन नहीं था, मतलब एसी के बेनिफिट्स के बारे में नहीं था। मेरा मेन मोटिव ये था कि एसी की वजह से या फिर जो हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं या रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हो क्या रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज में कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है ये। जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए हमारा कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल जल रहा होता है, क्योंकि इंडिया में अभी भी 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही बन रही है, थर्मल पावर प्लांट से ही बन रही है। ग्रीन एनर्जी अभी नहीं इतनी है कि हम एमिशन को कम कर सके। एमिशन में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। जब हमारा फॉसिल फ्यूल जलता है, कोयला जलता है, पेट्रोल जलता है, गैस जलता है, डीजल जलता है, कुछ भी जलता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे प्लैनेट को गर्म करने में। देखिए, होता ये है, जब हमारा थर्मल पावर प्लांट चलता है तो वहाँ कोयला जलाते हैं और कोयले से बनती है हीट और हीट से बनती है बिजली। पर इसका जो हमारा बाय प्रोडक्ट निकलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ एक सर्कल बनाकर अर्थ को जैसे प्रोटेक्शन की लेयर बना दी है, पर वो प्रोटेक्शन की लेयर हमारे लिए जब लिमिटेड होना तो बहुत अच्छा होता है। अब ये लिमिट से ज़्यादा हो गया है। अब इससे होता ये है कि जो सूरज की रोशनी हमारी धरती पे आती है, तो बहुत सारी हीट को तो हमारा अर्थ सोख लेता है और बहुत सारी हीट को इंफ्रारेड लाइट्स के थ्रू रिफ्लेक्ट कर देता है स्पेस में। पहले सब कुछ ठीक था, कार्बन की CO2 की मात्रा अभी एटमॉस्फेयर में इतना नहीं था। अभी हमारा CO2 का आप देखेंगे लेवल तो 425 से 450 ppm तक पहुंच चुका है। ये बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब हमारे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है। अब ये करता क्या है, जो हमारा सूरज की रोशनी पृथ्वी से टकरा के वापस जा रही होती है उसको ब्लॉक कर देता है, वापस नहीं जाने देता है और पृथ्वी के चारों तरफ ही एक तरह से चादर की तरह लपेट के रख लेता है। और वो है क्या, वो है हीट, इंफ्रारेड रेडिएशंस। उसकी वजह से हमारा अर्थ का सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होने से कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ये यूँ समझिए कि सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज अगर 1 डिग्री 1.5 डिग्री भी होगा ना, तो हमारा जो हमारा एटमॉस्फेयर का एयर टेम्परेचर है वो कम से कम 10-15 डिग्री का डिफरेंस लेके आएगा। ये बहुत थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 1.5 डिग्री पे रोकने के लिए जो हमारे क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने बोला हुआ है कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देना चाहिए अर्थ का सरफेस टेम्परेचर। क्योंकि अगर ये इंक्रीज़ हो गया
तो इसको फिर नहीं रोका जा सकता, आप नहीं रोक पाओगे। क्यों नहीं रोक पाओगे? क्योंकि देखिए 1.5 डिग्री सेल्सियस सुनने में तो बहुत छोटा सा टेम्परेचर लगता है, पर आप जानेंगे कि हमारा बॉडी का जो एक टेम्परेचर होता है ना, अगर वो 1.5 डिग्री इंक्रीज हो जाए ना तो हमें बुखार हो जाता है। बस पृथ्वी का भी अभी वही हाल है, पृथ्वी को फीवर लगा हुआ है। अब 1.5 डिग्री इंक्रीज करने के बाद एक फीडबैक लूप चल जाता है। फीडबैक लूप का मतलब है कि उसको फिर आप नहीं रोक सकते। हमारा जो CO2 एमिशन इतना ज़्यादा हो रहा है, अगर वो हमारे सरफेस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से ऊपर ले गया तो उसके बाद हम नहीं रोक सकते। हम जितना मर्जी हाथ पांव मार लें, हम नहीं रोक सकते। अपना एमिशन को आप आधा भी कर देंगे तो भी नहीं रोक सकते। अभी अगर आप आधा कर देंगे जितना हमारा कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात ना करें, अभी जो मैंने कपड़े पहने हैं, मैं जो खाना खाता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं से एमिशन करके ही तैयार हुआ है। ये कपड़े बने हैं फैक्ट्री में, इसके लिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई होगी, वहाँ पे एमिशन हुआ है। हम जो खाना खाते हैं, पैकेजिंग वाले फूड्स खाते हैं, उसकी पैकेजिंग पे फैक्ट्रीज़ में एमिशन हुआ है उसको तैयार करने के लिए। खेती करते हैं तो उसमें भी मीथेन गैस रिलीज़ होती है बहुत ज़्यादा, और मीथेन गैस तो कई गुना ज़्यादा, 30 गुना ज़्यादा CO2 से ज़्यादा खतरनाक है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए क्लाइमेट चेंज में। पर यह है कि मीथेन की मात्रा इतनी नहीं है अभी एटमॉस्फेयर में जितनी कि हमारे CO2 की है। और सिर्फ मीथेन ही नहीं, हमारा बात करें तो एक वाटर वेपर बहुत ही खतरनाक, वाटर वेपर और भी ज़्यादा खतरनाक है। वाटर वेपर मीन्स जो हमारा पानी वेपराइज होकर उड़ता है हवा में, वो भी एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही होते हैं एक तरह से। वो भी रिफ्रैक्शन का काम करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, इंफ्रारेड लाइट्स का। सूरज से रोशनी रोशनी धरती पे आती है, वो टकराती है, वो वापस जाने की कोशिश करती है, पर उसको CO2 रोक देता है, वाटर वेपर रोक लेता है, ऊपर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है और वो कम नहीं हो रहा। और जब 1.5 डिग्री क्रॉस कर जाएगा तो उसको रोकना मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि फीडबैक लूप चल जाएगा। फीडबैक लूप का मतलब है अर्थ की टेम्परेचर बढ़ा। अब क्यों अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा? तो हमारा जो पानी है, सरफेस पे पानी है, वो सूखना शुरू होगा, वाटर वेपर्स बनेंगे, वो फिर और एटमॉस्फेयर में जाएंगे, फिर वो और लाइट को रोकेंगे, वापस नहीं जाने देंगे स्पेस में, फिर और गर्मी बढ़ेगी, फिर ग्लेशियर्स पिघलेंगे। अभी भी पिघल रहे हैं, अभी भी काफ़ी पिघल चुके हैं। 200 सेंटीमीटर तक तो अभी तक हमारा सी लेवल पहले ही बढ़ चुका है। सॉरी, 20 सेंटीमीटर तक हमारा सी लेवल बढ़ चुका है, और बहुत तेज़ी से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? सी लेवल तो इंक्रीज़ हो ही रहा है। सी लेवल अभी ग्लेशियर्स हमारे वाइट कलर के होते थे, उस पे पड़ती थी जब सनलाइट, तो वहाँ से ज़्यादातर लाइट्स रिफ्लेक्ट हो जाती थी। अब क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है, तो उसके नीचे के चट्टान जो हैं, पत्थर हैं, वो नज़र आ रहे हैं। अब वो नज़र आने से क्या होता है, वो भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है सूरज की रोशनी को। और जब वो सूरज की रोशनी को सोखेगा तो वहाँ वो खुद गर्म होना शुरू होएगा, और जब वो गर्म होना शुरू होगा तो बर्फ़ और पिघलेगी, और जब बर्फ़ और पिघलेगी तो सी लेवल और इंक्रीज़ होगा, और जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी चट्टानें और नज़र आएंगी, फिर और गर्मी बढ़ेगी, और फिर एक ऐसा फीडबैक लूप शुरू हो जाएगा जिसको रोका ही नहीं जा सकता। आप कुछ भी कर लो, आप नहीं रोक सकते। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं लोगों को बता सकूं थोड़ा बहुत। कई लोगों को पता भी होगा, मुझे बहुत देर से पता चला। मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है सही में कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, इतने साल बाद, वो भी थैंक्स टू माय साइंस टीचर, जिनकी वजह से मुझे पता लग पाया कि क्लाइमेट चेंज भी कुछ होता है। इससे पहले भी मैं मोबाइल चलाता था, इंटरनेट पे मेरे को नहीं पता होता था कि क्लाइमेट चेंज भी कुछ होता है, या कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है मुझे तो ये तक नहीं पता था। कार्बन फुटप्रिंट भी एक तरह से यही चीज़ है कि आपकी कोई भी एक्टिविटी, या आप जो काम करते हैं, या कोई प्रोडक्ट तैयार होता है, या कुछ भी होता है जिसकी वजह से CO2 एमिट हो रहा है, उसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो इसको भी बहुत कम करना होगा। आपका जितना कम कार्बन फुटप्रिंट होगा एटमॉस्फेयर के लिए या एनवायरनमेंट के लिए, उतना ही अच्छा होगा। और मेन तो मेरे को इस वीडियो में यही बताना था कि कैसे आप अपने लाइफ साइकिल में चेंजेस लाइए, कम से कम एमिशन कीजिए। एटलीस्ट जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम गाड़ी की ज़रूरत पड़े। और लाइट्स पे, जब ट्रैफिक लाइट्स पे हम रुकते हैं, तो हो सके तो अपने इंजन को बंद कर लीजिए, कि थोड़ी देर अगर
आपका इंजन बंद रहेगा तो शायद एसी भी बंद रहेगा और फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा। एक दो गाड़ी बंद करने से कुछ नहीं होगा, पर सोचिए बहुत सारी गाड़ियां जब एक साथ बंद होएगी तब इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे इंडिया में सोलर अगर गवर्नमेंट कितना भी कर ले, गवर्नमेंट कहीं पे भी बड़े से बड़ा प्लांट लगा ले, वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी। जब गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल सोलर पैनल्स लगवाए लोगों के छत पे, तब बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इसका हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे। अब रिन्यूएबल एनर्जीज जो है, हमारी ग्रीन एनर्जी जो है, हमारे जो सोलर से बनती है या विंड मिल से बनती है, वो भी बहुत अच्छा है, एक सोर्स है हमारे इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम वहाँ से ले पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। पर अभी भी हमारे भारत में 75% इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है वो थर्मल पावर प्लांट से होता है, कोयले को जला के होता है, और जिससे हमारा एमिशन होता है। और एमिशन आप देखेंगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है लोग और भी एसी लगाएंगे। एसी ही नीड ठंडा कर पाता है ना, गर्मी से राहत हमें एसी ही दिला पाता है, पर उस एसी का चलाना ही हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तो हो सके तो अपने पावर कंजप्शंस को कम कीजिए। एकमात्र तरीका यही है कि आप रिसोर्सिस को वेस्ट मत कीजिए। कोई भी चीज़ तैयार हुई है तो उसके लिए एमिशन हुआ है, और अगर वो वेस्ट हो रहा है तो एमिशन और होगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो। थैंक यू।